Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will have practice questions on operating budgets. आज हम लोग सेल्स बजट, फिर इसके बाद प्रोडक्शन बजट, फिर उसके बाद मटेरियल परचेज बजट और उसके बाद जो आप समझ लें कि डायरेक्ट लेबर बजट है, इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा आज की सेशन के अंदर। मैंने उसके लिए जो चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन की बुक आप लोगों के साथ शेयर की हुई है 15th एडिशन, उसके चैप्टर नंबर 6 में से मैंने 3 प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पे। और जो है वो होप्स हो के हम लोग जो है वो उसको कोशिश करेंगे कि जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हैं उसमें जो फॉर्मेट्स दिए हुए हैं उनको यूज करके आप लोगों को समझा पाऊं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो मैनुअली अपने हाथ के साथ, इससे पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक्सेल में हम लोग बजट को किस तरीके से बनाते हैं और सेल्स को लिंक करके और वो सारी चीजें जो है वो आप लोगों को जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच करके किस तरीके से बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैनुअल क्वेश्चंस करना पड़ते हैं और मैनुअल में आप लोगों के फॉर्मेट्स किस तरह से होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यूज करेंगे हम लोग। और उसको हम लोग कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को आज समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, क्वेश्चन शेयर करता हूं जो हम लोग आज शुरू करेंगे, तो फिर उसके बाद जो हम लोग उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। Students, here is the question. 620 is the problem in which we will try to learn how to prepare revenue budget, production and purchase budgets. ये 3 बजट जो है वो हम बनाना सीखने की कोशिश करेंगे इस डिस्कशन के अंदर। तो मैं आप लोगों के साथ बोर्ड शेयर कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन साथ साथ समझाता जाऊंगा और हम लोग साथ साथ क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट पढ़ते जाएंगे और साथ साथ उसको करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें डाटा क्या प्रोवाइड किया गया है। कंपनी का नाम है जी मोचिजुकी कंपनी इन जापान और उनके पास एक मैन्युफैक्चरर डिवीजन है जो कि 2 व्हील मोटरसाइकिल्स बनाते हैं और उनकी बजटेड सेल्स फॉर मॉडल जी इन 2015 इज 9,15,000 यूनिट्स। जो पूरे साल में उन्होंने बेचने हैं यूनिट्स मॉडल जी के वो 9,15,000 हैं और उनकी टारगेट एंडिंग इन्वेंट्री 70,000 है और उनकी बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है वो 1,15,000 है। कंपनी की जो बजटेड सेलिंग प्राइस जो उन्होंने एस्टिमेट की हुई है वो है जी 4,05,000 येन है। ये बेसिकली करेंसी है जापान की पर मोटरसाइकिल। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है जी रेवेन्यू बजट इन येन्स, तो उसको हम लोग जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आए हम अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें कंपनी का नाम लिखना है, द मोचिजुकी कंपनी, और सबसे पहले हमने बनाना है जी रेवेन्यू बजट्स। रेवेन्यू बजट बनाना है और फॉर द ईयर 2015। अब सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन के कॉलम में अगर हमारे पास मंथ्स होते हैं तो हम मंथ्स लिख लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक ही साल का है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे ईयरली और इन डॉलर्स का साइन लगा, सॉरी इन चूंकि डॉलर नहीं है ये करेंसी येन है तो हम उसका साइन वहां पे मेंशन कर देते हैं। सेल्स बजट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बजटेड यूनिट्स। बजटेड यूनिट्स कितने हैं, तो हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है हमें जो बजटेड यूनिट्स की, उसके मुताबिक हमारे पास जो बजटेड यूनिट्स हैं 2015 में वो है 9,15,000। तो हम लोग ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो अपने क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। ये है जी 2,15,000 यूनिट्स वो बेचेंगे अगले 2015 के अंदर। फिर उसके बाद उनकी बजटेड प्राइस क्या है, बजटेड प्राइस उनकी उन्होंने दी हुई है इन येन्स और यहां पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है जी
क्वेश्चन के अंदर के बजटेड प्राइस इज 4,05,000 पर मोटरसाइकिल। तो 9,15,000 उनके यूनिट्स हैं और 4,05,000 उनकी प्राइस है। तो हम लोग इन दोनों फैक्ट्स को लिख लेते हैं। ये 2 लाख मैंने लिख दिया है, ये 2 लाख नहीं है, ये 9,15,000 है। मैं इसको ठीक कर लेता हूं। ये 9,15,000 है और प्राइस है 4,05,000 की। इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो यहां पे फिगर जो है इसको हम कहेंगे बजटेड रेवेन्यूज। अब बजटेड रेवेन्यूज, अब आप जरा गौर करें कि ये फिगर इतनी बड़ी हो जाएगी कि हो सकता है बाद औक़ात कैलकुलेटर इसको जो है वो कैलकुलेट ना कर पाए या एक्सपोनेंशियल में दे दे वो इतनी बड़ी फिगर को। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं और इसके 3 जीरो और इसके 3 जीरो खत्म कर देते हैं। तो ये 6 जीरो जब हम लोग खत्म करते हैं किसी भी फिगर को, तो वो मिलियंस में हो जाती है। तो इन मिलियंस लिख लेते हैं साथ, इन मिलियंस आ जाएगी, क्योंकि ये ऊपर करेंसी हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, इन मिलियन येन्स आ जाएगी। अब आप ये देखें जी कि इसको मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे 915 को 405 के साथ फिर करेंगे। सिंपली हम लोगों ने, ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, कुछ फिगर बड़ी है और उसको हमने जो है वो किस तरीके से शॉर्ट करना है। हम इनके 3 जीरो कंसीडर नहीं करेंगे और इन 6 जीरो का मतलब क्या है, मिलियन। तो वो मैंने इनको वर्ड्स में इनके साथ इन मिलियंस लिख दिया, बजटेड रेवेन्यूज इन मिलियंस। और जब मैंने इनको 915 और 405 जो बाकी रह गए थे डिजिट्स, उनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगी 370,575। अब ये जो 3,70,575 जो आ गई है, ये फिगर है मिलियन। मीन इसके साथ 6 जीरोस और लगे होंगे तो ये पूरी फिगर बनेगी। लेकिन मैंने 6 जीरो पहले हटा के इसको मिलियन का वर्ड या ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आपको फिगर को मुख्तसर करना भी आना चाहिए, ताकि आप जब इसकी प्रेजेंटेशन बनाएं तो फिर आपको बहुत बड़ा कॉलम ना बनाना पड़े, ये एग्जामिनेशन में उस तरीके से ना लिखना पड़े, तो उसको आप शॉर्ट करना भी सीखें। सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर आवर रेवेन्यू बजट and can mention the revenues, budgeted revenues of the company for 2015, which is 3,70,575 million yens. ये मिलियन येन्स हैं। तो इसको इस तरीके से आप लोग प्रोनाउंस करेंगे या उसको इस तरीके से आप लोग बताएंगे। ओके जी, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। सेकंड पार्ट में आप देखें जी कि कंप्यूट द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स दैट मोचिजुकी शुड प्रोड्यूस। यहां पे हमें प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस, मोटरसाइकिल्स उनकी फिनिश प्रोडक्ट है और फिनिश प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन का बजट बनाते हैं उसको हम प्रोडक्शन बजट कहते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ सॉल्यूशन शेयर करने के लिए बोर्ड पे चला जाता हूं और मैं एक और पेज ऐड कर लेता हूं। तो उसके ऊपर उसी तरीके से हेडिंग देनी है आपने, द मोचिजुकी कंपनी, और इसके नीचे आप लिखेंगे प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट फॉर द ईयर 2015। ओके, फिर उसके बाद इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाएंगे आप, और यहां पे आप लोग उसको यूनिट्स लिखेंगे, बिकॉज प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड ओनली ऑलवेज इन यूनिट्स। प्रोडक्शन बजट हमेशा यूनिट्स में बनाया जाता है, ये रुपीज में नहीं होता या करेंसी में नहीं होता। ओके, इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो चाहिए बजटेड सेल्स यूनिट्स। बजटेड सेल यूनिट्स कि हमने कितने यूनिट बजट किए थे। तो ये हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये हमने यहाँ पे भी लिखी है 9,15,000। तो मैं यहाँ से ही 9,15,000 ये वाली फिगर जो है वो यहाँ पे लिख लूंगा। हम जब एक्सेल में बना रहे होते हैं तो हम लोग एक बजटिंग डाटा की शीट बना लेते हैं, उससे सारे रेफरेंसेस ले लेते हैं। लेकिन जब हम लोग मैनुअल कर रहे होते हैं तो इस फिगर को आप क्या कर सकते हो, सेल्स बजट से ले सकते हो। इसमें हम ऐड करते हैं डिजायर्ड एंडिंग
इन्वेंट्री ऑफ मोटरसाइकिल्स। अब हमारे पास जो डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो हमें दी गई है कि द कंपनी is a target ending inventory that is 70,000. Target ending inventory is 70,000 और opening inventory is 1,15,000। तो इन दो फैक्ट्स को हम अपने क्वेश्चन में सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं। हमने कहा जी एंडिंग इन्वेंट्री इज 70,000। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड, टोटल कितने यूनिट्स चाहिए, तो इन दोनों का जो हमने जब इसको किया तो ये आ जाएगा 9,85,000 की फिगर आ गई। अब इसमें से आप लेस करोगे बिगिनिंग इन्वेंट्री, तो बिगिनिंग इन्वेंट्री हमें दी गई है 1,15,000 की हमारे क्वेश्चन के अंदर। इसको हम लोगों ने लेस करना है तो ब्रैकेट में लिख देंगे, तो इसका मतलब आ जाएगा यूनिट्स टू प्रोड्यूस या बजटेड प्रोडक्शन, यूनिट्स टू प्रोड्यूस या फिर इसको बजटेड प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व किया 8,70,000 हमारे पास जो है वो बजटेड प्रोडक्शन आ गई। इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर आ प्रोडक्शन बजट, जो हम लोगों ने अपनी फिगर जो हमारे क्वेश्चंस में हमें गिवन थी उसको यूज करके हम लोगों ने इसको बना लिया। अब इसके बाद हम लोग तीसरे पार्ट पे चले जाते हैं। थर्ड पार्ट में वो कहता है कंप्यूट द बजटेड परचेजेस ऑफ व्हील्स इन यूनिट्स एंड इन येन। परचेज बजट दोनों में बनता है, यूनिट्स में भी और उसकी करेंसी में भी। तो परचेज चूंकि बजट इसमें मटेरियल जो लग रहा है वो ये कहता है कि जो कंपनी है वो अपने मोटरसाइकिल बनाने के लिए व्हील्स यूज करती है एज अ पार्ट। तो वो जो व्हील है उसका वो पार्ट है, उसका मटेरियल है, तो वो परचेज करेंगे व्हील्स को। तो वो जो मटेरियल्स है बेसिकली वो व्हील्स हैं, या इसमें आप कह लो कि ये इसके पार्ट्स का परचेज बजट है। तो परचेज बजट ऑफ पार्ट्स है, तो ये हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा जैसे हम लोग मटेरियल परचेज बजट बनाते थे या मटेरियल बजट बनाते थे, उसी फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके जी, अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। बोर्ड के ऊपर चला जाता हूं, नेक्स्ट पेज ऐड कर लेता हूं। उसी तरीके से आप ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहां पे लिखेंगे व्हील्स परचेज बजट। क्योंकि हमने व्हील खरीदने हैं, कितने खरीदने पड़ेंगे वो हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे। फॉर द ईयर 2015 सबसे पहले डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनेगा उसी तरीके से, और फिर यहां पे हम लोग यहां पे कहेंगे जी यूनिट्स, क्योंकि हमने पहले यूनिट्स में बनाना है और एंड पे जाके हम लोग इसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। इस बजट को बनाने के लिए जो बेस बजट यूज होता है, जहां से इंफॉर्मेशन हम लेके आएंगे और उसकी बेस के ऊपर हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे, वो होता है प्रोडक्शन बजट जो हमने पहले बनाया था। तो यहां पे हम लिखेंगे बजटेड प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल्स, क्योंकि हमारी फिनिश प्रोडक्ट है मोटरसाइकिल। जो हमने पीछे प्रोडक्शन बजट बनाया था वो हमने कहा जी 8,70,000 आ रहे हैं। इस फिगर को हम लोग यहां पे यूज कर लेंगे 8,70,000 को, और इसमें हम करेंगे ऐड बजटेड प्रोडक्शन के बाद। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल को क्या होता है जी कि 2 व्हील्स यूज होते हैं, क्योंकि एक मोटरसाइकिल को बनाने के लिए 2 व्हील यूज होंगे ना, तो इसलिए हम लोग इसको
हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके व्हील नंबर ऑफ व्हील्स रिक्वायर्ड आ जाएंगे कि जितनी हमने प्रोडक्शन करनी थी उसके लिए कितने व्हील्स चाहिए होंगे। ओके, नो डिफेक्टिव व्हील्स आर एक्सेप्टेड। Okay, need for extra wheels for replacement parts are ordered by the separate division of the company. The company's target ending inventory 72,000 wheels and its beginning inventory is 55,000 wheels. So company buys all its wheels from an outside suppliers. Outside supplier से वो खरीदता है। तो चूंकि ये मोटरसाइकिल है, बाइसिकल है, तो इसलिए इसको 2 व्हील बाइसिकल है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 व्हील, तो हर एक मोटरसाइकिल पे 2 व्हील लगेंगे। इसलिए जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ व्हील्स पर यूनिट, एक मोटरसाइकिल पे कितने व्हील्स लगेंगे 2, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल व्हील्स फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए कितने व्हील्स चाहिए, तो 8,70,000 को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 17,40,000। 17,40,000 व्हील्स आपको चाहिए होंगे। इसमें आप करोगे ऐड डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पिछला भी बजट बनाना सिखाया था कि यूनिट ऑफ प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय कितना मटेरियल चाहिए होगा हर एक यूनिट को बनाने के लिए, तो ये भी बिल्कुल उसी लॉजिक के तहत है। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। उन्होंने बताया जी कि हमारे पास जो है वो टारगेट एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ व्हील्स आर 72,000 व्हील्स उनके पास एंडिंग में होने चाहिए और बिगिनिंग जो है वो 55,000। तो इन दो फैक्ट्स को हम लोग अपने क्वेश्चन में लिख लेते हैं। दैट इज एंडिंग इन्वेंट्री इज 72,000। इसको आप ऐड करोगे, आपने जब इसको ऐड किया तो 0 0 0 और उसके बाद आ जाएगा जी 2, फिर 11 18 एंड 1। ओके जी, अब इस ये आ जाएगा जी टोटल व्हील्स रिक्वायर्ड। अब लेस इसमें से करेंगे बिगिनिंग इन्वेंट्री, बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ व्हील्स। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ व्हील्स हमें हमारे क्वेश्चन में जैसे दी हुई है 55,000 की, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको हमने चूंकि माइनस करना है तो नेगेटिव फिगर है, तो ये मैं यहाँ पे लिख के, और इसको जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 0 0 0। 12 में से 5 बाकी आ गए 7, और यहाँ पे 10 रह गया, 10 में से 5 5 रह गया, और फिर ये 7 हो गया और ये 1। तो ये हमारे पास 17,57,000 व्हील्स जो हैं वो उनको खरीदना पड़ेंगे। ये आ जाएगा व्हील्स टू परचेज, इतने व्हील्स उनको परचेज करना पड़ेंगे। अब इसके नीचे जो है वो एक और पोर्शन बनेगा जो मैं साइड पे बना रहा हूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं व्हील्स टू परचेज। वो है हमारे पास जो भी अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 17,57,000, 17,57,000। और मैं ये कहता हूं कि एक व्हील उनको परचेज प्राइस कितने की आती है ये देख लेते हैं जी। हमारे क्वेश्चन में हमें देखते हैं जी, हमें डेटा दिया होगा 18,000 येन पर व्हील जो है वो हमारी कॉस्ट होती है, बजटेड परचेज प्राइस है, तो हम लोग 18,000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम अपने सॉल्यूशन पे जाते हैं, तो पर व्हील प्राइस 18,000। ओके, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है ये फिर इतनी बड़ी अमाउंट आ जाएगी, तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा परचेज कॉस्ट इन
मिलियन येन, मिलियन येन में इनकी कॉस्ट लिख लूंगा। तो 3 जीरो इसके भी हटा दूं, 3 जीरो इसके भी हटा दूं, तो ये आ जाएगा 1757 मल्टीप्लाई बाय 18। तो 1757 को मल्टीप्लाई बाय मैं 18 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 31,626, 31,626 ये आ जाएंगे मिलियन। ये याद रखिएगा, इसके साथ आपको जब आप ऐसा काम करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा आगे मिलियन, क्योंकि ये या फिर इसके पीछे अमाउंट के साथ मिलियन लिखेंगे, क्योंकि आपने 6 जीरो यहां से गायब कर दिए हैं। तो वो 6 जीरो गायब करने के बदले में आपने इसके साथ क्या लगाना है, मिलियन का वर्ड लिखना है। आप इसको यहाँ पे शो करेंगे। तो इस तरीके से हम अपना जो बजट है, जो परचेज बजट है इन यूनिट्स एज वेल एज इन करेंसी यूनिट्स, वो हम बना सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी और आप लोग इसको प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हैं, फर्दर बाकी क्वेश्चंस भी इसी फॉर्मेट के ऊपर कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बजटिंग के ऊपर मैं फिर आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 621, रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन बजट। इसमें भी हमने रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन बजट ही बनाना है और हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे ये मैं आप लोगों के साथ इसका सॉल्यूशन शेयर करता हूं। लेट्स हैव द बोर्ड। ओके, पहले हम लोग कंपनी का नाम देख लेते हैं जी। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है जी प्राइस इनकॉर्पोरेशन। प्राइस इनकॉर्पोरेशन क्या करती है? पानी को बोतल के अंदर और कंटेनर्स 1 गैलन के कंटेनर्स के अंदर जो है वो बेचती है। और उन्होंने 2015 के लिए जो मार्केटिंग की टीम है उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि उनकी 4,20,000 मंथली जो है वो 12 आउंस वाली बॉटल्स बिकेंगी और 1,70,000 मंथली जो है वो उनकी गैलन वाले कंटेनर बिकेंगे। और उनकी एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो बोतल की प्राइस होगी 0.2 और उनके कंटेनर की जो 1 गैलन कंटेनर की जो प्राइस होगी वो 1.5 पर गैलन होगी, पर कंटेनर होगी। अब हमने उसका जो है वो रेवेन्यू बजट और उस जो 31 दिसंबर के ऊपर उसका जो ईयर के लिए ईयरली रेवेन्यू बजट बनाना है हमने, ये हम लोग जो है वो इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, वो हम लोग देखते हैं। ओके जी, मैं इन फैक्ट्स को नोट करने के लिए बोर्ड पे चला जाता हूं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम प्राइस इनकॉर्पोरेशन, और सबसे पहले हमने इनका क्या बनाना है, रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट फॉर द ईयर 2015। अब चूंकि यहां पे उसी तरीके से आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, और यहां पे आप लोग चूंकि यहां पे इस सिचुएशन में हमारे पास कंपनी के पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग इसकी 2 प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। तो हम लोग किसी भी तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मैं आपके यहां पे 2 प्रोडक्ट्स के लिए 2 कॉलम बना रहा हूं, 12 आउंस बॉटल और 1 गैलन कंटेनर और टोटल। ओके, सबसे पहले मैं यहां पे चूंकि मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स थी, मैं सबसे पहले वही लॉजिक के तहत कि इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बजटेड सेल्स यूनिट्स। अब चूंकि सेल्स यूनिट्स उसने हमें दिए हुए हैं बेटे मंथली और बजट हम बना रहे हैं ईयरली, तो इसलिए जब हम लोग बजटेड यूनिट्स की बात करेंगे तो यहां पे आप लोग इसको लिख सकते हो वर्किंग के तौर पे, सपोज 1 आप डाल दो वर्किंग के तौर पे और नीचे मैं इसकी वर्किंग ले लेता हूं 1।
अब आप जरा गौर करें कि हम क्वेश्चन पे जाते हैं तो आप देखें कि क्वेश्चन में उसने दिया हुआ कि 4,20,000 बॉटल्स वो बेचेंगे। जब वो 4,20,000 बॉटल्स बेचेंगे तो उनकी फिर ईयरली बॉटल्स कितनी बनेगी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो हमारे पास ईयरली बॉटल्स आ जाएंगी। तो 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। यहां पे हमने कहा जी 4,20,000 की ये बॉटल्स थी, मल्टीप्लाई बाय 12 इसको किया तो इसके ईयरली जो बॉटल्स आते हैं वो आती हैं जी हमारे पास 50,40,000 बॉटल्स जो हैं वो बेचेंगे पूरे साल में। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 50,40,000 बॉटल्स की सेल होगी उनकी ईयर के अंदर फॉर 12 आउंस बॉटल। जस्ट लाइक दैट इसका भी इसी तरीके से हम नंबर 2 जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और नंबर 2 कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके भी मंथली गैलन्स देखूंगा कि वो कितने हैं। तो मंथली गैलन्स जो हैं वो हमने यहाँ पे कहा जी कि 1,70,000 कंटेनर्स हैं वो, तो इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी टोटल, अगर टोटल हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 20,40,000 की जो है वो हमारे पास ये कंटेनर्स आ जाएंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा 20,40,000 कंटेनर्स। और टोटल में मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट नीडेड बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो ठीक है लिख लें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है, कंफ्यूज ही करने वाली बात है। हमें सिर्फ टोटल रेवेन्यूज लिखना है तो वो हम लोग रेवेन्यूज लिख लेंगे। ओके जी, फिर उसके बाद क्या है जी, सेल, बजटेड सेल प्राइस। बजटेड सेल प्राइस उन्होंने हमें दोनों प्रोडक्ट्स की दी हुई है। इस प्रोडक्ट की दी है जी $0.20 और इस प्रोडक्ट की दी है जी $1.5। और जब हम लोग इनको इनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यूज। दोनों प्रोडक्ट्स के रेवेन्यूज आ जाएंगे। अगर मैं पहली प्रोडक्ट के रेवेन्यू कैलकुलेट करता हूं 50,40,000 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे जी 10,08,000। 10,08,000 या 1,08,000 जो है वो मेरे पास इसके रेवेन्यूज आ जाएंगे इन डॉलर्स। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके मुताबिक मेरे पास आ जाएंगे जी 30,60,000 के रेवेन्यूज। ये आ जाएगा जी 30,60,000 के रेवेन्यूज आ जाएंगे इस प्रोडक्ट से मेरे पास। ओके, 3,60,000। ओके, और इन दोनों का जो टोटल करूंगा तो ये मेरे पास टोटल रेवेन्यूज आ जाएंगे। तो मैं इन दोनों को टोटल कर लूंगा तो मेरे पास इसकी फिगर आ जाएगी। क्या मैंने इन दोनों को टोटल किया तो ये मेरे पास आ गया जी 40,68,000 जो है वो मेरे पास टोटल रेवेन्यूज आ गए फॉर ईयर 2015 के लिए। इन दिस वे आई कैन प्रिपेयर माय रेवेन्यू बजट जब मेरे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हों। तो जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हों तो मैं इस तरीके से उसका रेवेन्यू बजट जो है वो बना सकता हूं और इस तरीके से रेवेन्यूज कैलकुलेट कर सकता हूं। और इस क्वेश्चन के अंदर जो बेसिकली एक समझ ले के अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे हमें मंथली जो है वो सेल्स दी गई हैं, उनको हम लोगों ने ईयरली कन्वर्ट करना है क्योंकि हम लोग बजट पूरे साल का बना रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके यहाँ पे लिखेंगे। ओके, जब हम रेवेन्यू बजट बना लेंगे फिर इसके बाद हमारे पास जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो हम देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। इसके बाद है जी प्राइस बिगिंस 2015 विद 8,90,000 12 आउंस बॉटल्स इन इन्वेंट्री। जब उन्होंने 2015 का साल स्टार्ट करेंगे तो उनके पास 8,90,000 बॉटल्स होंगी इन्वेंट्री में। तो इसका मतलब है कि ये बिगिनिंग इन्वेंट्री है। और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस रिक्वेस्ट दैट 12 आउंसेस बॉटल्स ending inventory on December 31, 2015
बी नो लेस देन 6,80,000 बॉटल। और वो कहता है जी एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो 6,80,000 बॉटल्स होनी चाहिए। तो ये उनकी एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। बेस्ड ऑन सेल्स प्रोजेक्शन बजटेड प्रीवियसली, जो आपने पीछे बजट में सेल्स प्रोजेक्ट की हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 12 आउंसेस प्रिंस मस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग 2015। तो उन्हें कम से कम कितनी बॉटल्स बनाना पड़ेगी अपनी उन सेल्स की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन बजट। इस पॉइंट के अंदर हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। तो मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करता हूं। सबसे पहले आप लोग ऊपर लिखेंगे द प्रिंस कंपनी, और यहां पे आप लिखोगे प्रोडक्शन बजट। अब प्रोडक्शन बजट में आप क्या करोगे, फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर 2015, सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाएंगे, और इसी तरीके से आप यहां पे दो आप जो है वो बना लें आप अपने ना उसके प्रोडक्ट्स के दो कॉलम, 12 आउंस बॉटल, और उसके बाद है जी 1 गैलन कंटेनर। ओके। अब सबसे पहले आप लोग जब प्रोडक्शन बजट बनाते हो तो उसके लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो इसको लेके चलते हैं, उसको हम कहते हैं बजटेड सेल्स यूनिट्स। चूंकि ये याद रखिएगा, ये जो प्रोडक्शन बजट होता है ये हमेशा इन यूनिट्स होता है। ये प्रोडक्शन बजट यूनिट्स में बनता है। तो यूनिट्स यहां पे लिखने हैं। तो हमने अभी पिछले अपने जो सेल्स बजट था उसमें हमने यूनिट्स कैलकुलेट किए थे। बजटेड यूनिट 50,40,000 और 20,40,000। हम इन्हीं को ही यूज करेंगे। जैसे हम लोग एक्सेल में भी करते थे, हम लोग यही बजट से अपनी इंफॉर्मेशन अगले वाले बजट्स के ऊपर लेके जाते थे। ओके जी, यहां पे मैं लिखता हूं जी 50,40,000, और यहां पे मैं लिख लेता हूं जी 20,40,000। ये मेरे पास जो है वो आ गए दोनों का जो है वो बजटेड सेल्स। ओके। अब उसके बाद मैं कर लेता हूं इसमें एड डिजायर एंडिंग इन्वेंट्री। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो मुझे गिवन है। आप देखें इसकी डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो मैं देखता हूं कि मेरे सवाल में क्या गिवन है। तो डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री फॉर बॉटल इज 6,80,000 बॉटल्स। जो उन्होंने कहा 31 दिसंबर को उनके पास 6,80,000 बॉटल्स होनी चाहिए, और बिगिनिंग इन्वेंट्री उनके पास होनी चाहिए 8,90,000 बॉटल्स। तो मैं इन दो पॉइंट्स को पहले यहां पे शो कर लेता हूं। ठीक है जी, यहां पे आ गया जी 6,80,000। ओके। और जब मैंने इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है जी टोटल प्रोडक्शन। अब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये आ जाएगा जी मेरे पास 57,20,000 बॉटल्स जो हैं वो मुझे टोटल चाहिए हैं। ओके। अब इसमें से मैं लेस कर दूंगा बिगनिंग इन्वेंट्री एज पर माय फॉर्मूला। जो मेरा फॉर्मूला है बजट को कैलकुलेट करने का प्रोडक्शन बजट के लिए, तो इसके लिए मेरे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है दैट इज, जो जब स्टार्ट हुआ था ये साल तो 8,90,000 की हमारे पास बॉटल्स मौजूद थी। 8,90,000 बॉटल्स। जब मैंने इसको इसमें से माइनस किया तो ये मेरे पास जो है वो फिगर आ गई जी 4 लाख, सॉरी ये आ जाएगी जी 48,30,000 बॉटल जो हैं ये मुझे क्या करना पड़ेगी, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, रिक्वायर्ड मिनिमम प्रोडक्शन जो हमें उसने पूछा है। वो कह रहा है कि मिनिमम प्रोडक्शन कितनी चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है या पार्ट 2 है, ये उसका आंसर है। ये पार्ट 2 का आंसर है।
अब पार्ट 3 का आंसर जो है वो यहां पे है, मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो पार्ट 3 का आंसर आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल उसी लॉजिक पे बनेगा। तो 1 गैलन कंटेनर टोटल बजटेड सेल्स जो थी वो 20,40,000 थी। अब डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री हम देख लेते हैं कि वो कितनी हमें गिवन है। तो डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो हमें कहा जी दिसंबर 31 को 2,40,000 यूनिट्स होने चाहिए। तो मैं इस फैक्ट को इसके अंदर नोट कर लेता हूं, 2,40,000 यहां पे यूनिट्स चाहिए। ये मैंने जब इसको ऐड किया तो मेरे पास आ जाएगा टोटल इसका 22,80,000 यूनिट्स जो है वो मुझे टोटल रिक्वायर्ड हैं। इसमें से मुझे एंडिंग इन्वेंट्री सॉरी बिगिनिंग इन्वेंट्री माइनस करूंगा तो मेरे पास प्रोडक्शन आ जाएगी। ओके, अब हम फिर सवाल पे जाते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि इफ द प्रोडक्शन बजट कॉल्स फॉर प्राइस टू प्रोड्यूस 19 लाख गैलन। अब उसने कहा जी कि हम कहते हैं जी प्रोडक्शन 19 लाख गैलन बनेगी, 19 लाख कंटेनर बनेंगे, तो बताओ बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी थी। तो यहां पे आप समझ लो मिसिंग फिगर आ गई। अब बिगिनिंग इन्वेंट्री हमें मालूम नहीं है तो इसको हमने मालूम करना है। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा कि फिर दोबारा से अपने उस पर चला जाता हूं। तो आप याद रखिए कि ये इंफॉर्मेशन अब मुझे गिवन नहीं है, ये मुझे मालूम करना है, लेकिन इसको मालूम करने के लिए मुझे ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ पे ये 19 लाख कहता जी कंटेनर्स उसने बनाने हैं इस साल में। जब मैं 19 लाख और इसमें करूंगा तो इन दोनों में क्या आ रहा है, माइनस का फर्क है। तो ये माइनस फिगर है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो इन दोनों का जब मैं डिफरेंस ले लूंगा तो ये वाली फिगर मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो जब मैंने 22,80,000 का और 19 लाख का डिफरेंस लिया तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3,80,000। ये वाली 3,80,000 जो बॉटल्स हैं वो क्या है, बिगनिंग इन्वेंट्री ऑफ कंटेनर्स। ये मुझे आंसर मालूम करना था, ये मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में करना था। तो मैंने बेसिकली उसी बजट फॉर्मेट को ही यूज करके इसको किया है। अदरवाइज आप इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई फॉर्मेट की कैद नहीं है, आप जैसे मर्जी कर लें, आपने जवाब निकालना है। तो इस तरीके से जब ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आप लोग इन तमाम कैलकुलेशंस को बड़े अच्छे से समझ के होंगे और अब आप लोग इसको जो है वो या इस जैसे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इस पे जो है वो एक्सपीरियंस हो जाएंगे। लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं उसके लिए फिर आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करता हूं। जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है इसके लिए वो है जी जिसमें हम लोग लेबर बजट भी बनाना सीखेंगे प्रोडक्शन बजट के साथ साथ। हम ये भी देखेंगे कि लेबर बजट जो है वो हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। Here is the question 624। प्रॉब्लम 624 जो है वो हम लोग करेंगे और इसमें हम प्रोडक्शन बजट और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर बजट बनाना सीखेंगे कि ये किस तरीके से बनाते हैं। थोड़ा सा लेबर बजट इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा आप समझ लो कि डिटेल्ड में है। आपको पहले जो आपने लेबर बजट सीखे हैं या बनाए हैं वो थोड़े से सिंपल हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ मजीद चीजें जो है वो ऐड करके लेबर बजट कैसे बनाते हैं ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बेसिकली हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एस्टिमेटेड सेल्स यूनिट्स दिए गए हैं मंथली 2015 के साल के लिए और उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इन 5 महीनों की हमें सेल्स दी गई हैं और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी हमें दी गई है। चूंकि हमने यहाँ पे जो है वो अगर हम सेल्स बजट बनाना चाहें तो वो भी हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज करके बना सकते हैं। प्लस इसके अलावा हमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर पर यूनिट दिया गया है
कि एक यूनिट बनाने पे कितने आवर्स लगते हैं। तो जनवरी में 2 आवर्स लगते हैं, फरवरी में 2 आवर्स लगते हैं, और मार्च में उन्होंने अपने इंप्रूव किया है अपने ऑपरेशंस को, तो अब उन्होंने कहा जी अब 1.5 घंटा लगता है, 1.5 आवर्स लगते हैं, ये लगेंगे। बेसिकली ये फ्यूचर की बात हो रही है। और अप्रैल में भी 1.5 आवर्स लगेंगे और मई में भी 1.5 आवर्स लगेंगे। हो सकता है यहाँ पे उन्होंने अपने ऑपरेशंस में कुछ मशीनरी को अपडेट किया हो, या इसकी वजह से उनकी जो है वो प्रोडक्शन लेबर आर कम हो गए हैं। तो हमें इससे गरज नहीं है, हमें जो इंफॉर्मेशन है हम उसको यूज करके क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। और एक आर का जो वो पे करते हैं, वो उन्होंने कहा जी कि पहले जनवरी में 12 वो पे कर रहे हैं, फरवरी में भी 12 पे कर रहे हैं, मार्च में भी 12 पे कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल में जाके उन्होंने उसका रेट रिवाइज कर दिया है, अब वो 13 पे करेंगे, और मई में भी फिर उसके बाद 13 पे करेंगे। तो इसी लिहाज से अगर हम लोग फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन में जाते हैं, तो इन एडिशन टू वेजेस के अलावा भी वो बहुत सारे फ्रेंच बेनिफिट्स देते हैं, और उनके डिफरेंट रेट्स हमें दिए गए हैं। जैसे पेंशन कंट्रीब्यूशन देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस देते हैं, फिर उसके बाद वो एम्प्लॉय मेडिकल इंश्योरेंस देते हैं, फिर उसके बाद सोशल सिक्योरिटी के ऊपर टैक्सेस लगाते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इनको हम लोग यूज करके क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने प्रोडक्शन बजट बनाना है, और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर बजट बनाना है फॉर रोलेटर कंपनी के लिए हम लोगों ने प्रोडक्शन बजट और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर बजट बनाना है, और उसी को ही हमने क्या करना है, बेसिकली एक ही रिक्वायरमेंट में 2 बजट हैं, तो हम लोग जो है वो एक ही रिक्वायरमेंट में इन दोनों बजट्स को बनाना जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो अगले वाले जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनका भी एड्रेस करूंगा आंसर को। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चले जाते हैं। सॉल्यूशन पे जाके हम लोग इसको देखते हैं जी कि अब ये हमारे पास है जी प्रॉब्लम कितना है जी, 624। ये 624 प्रॉब्लम है। द रोलेटर कंपनी, और सबसे पहले हमने बनाना है प्रोडक्शन बजट। बिकॉज अगर आपने लेबर बजट बनाना है तो लेबर बजट बनाने के लिए आपको प्रोडक्शन की फिगर चाहिए, तो प्रोडक्शन की फिगर आपके पास नहीं होगी तो आप लेबर बजट नहीं बना सकते, क्योंकि एक सीक्वेंस में बनते हैं। तो इसलिए पहले आपको प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों को जो है वो लेबर बजट बना पाएंगे आप। तो इसलिए आपको पहले प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग पहले प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, और उसके बनाने के लिए हमें सेल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्शन बजट बनाना है। डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं आप लोग। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे है जी जनवरी, ये है जी फरवरी, और फिर ये क्या है जी मार्च, और ये है जी क्वार्टर। ये क्वार्टर का टोटल है। ये हमने फॉर फर्स्ट क्वार्टर 2015 के लिए बनाना है, ये पीरियड है। जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने जो होंगे ना, पहला क्वार्टर कहलाएगा। ओके, सबसे पहले हमें प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए चाहिए बजटेड सेल्स यूनिट्स। क्योंकि ये जो प्रोडक्शन बजट है ये यूनिट्स में बनता है, याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, ये प्रोडक्शन बजट हमेशा यूनिट्स में बनता है। तो हमें बजटेड सेल्स यूनिट्स चाहिए, जो हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग उनको जो है वो वहां पे नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मार्च की सेल्स दी हुई है उन्होंने, दैट आर 10,000, फिर फरवरी 14,000, फिर मार्च 7,000। तो मैं इन फैक्ट्स को यहाँ पे नोट कर लेता हूं। ओके जी, सबसे पहले है जी हमारे पास 10,000, यहां पे है जी 14,000, और मार्च के अंदर है जी 7,000, और टोटल इनका बनता है जी 31,000। इतने यूनिट्स जो है वो क्या करेंगे, डिफरेंट मंथ्स में और एंड क्वार्टर में बेचेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे डिजायर्ड
एंडिंग इन्वेंट्री। अब डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, ये हम अपने क्वेश्चन से देख लेते हैं। अब यहां पे गौर करें, Rotor has a labor contract that calls for a wage increase for 13 per hour on April 1। ये अप्रैल में वो कह रहा है जी वेज जाके बढ़ जाएंगे जो उन्होंने ऊपर बताया है। New labor saving machinery has been installed and will be fully operational by March 1। मार्च 1 से नई मशीनरी ऐड की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखें ना लेबर आर पर यूनिट कम हो गए हैं, ये उस वजह से हुए हैं। Rotor expects to have 17,500 frames on hand at December 31, 2014। 31 दिसंबर 2014 को वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके पास कितने होंगे, 17,500 यूनिट जो हैं वो एंडिंग में होंगे। अब जो 2014 की एंडिंग होगी वो 2015 की ओपनिंग बन जाएगी। इट मीन जब 1 जनवरी 2015 आएगा तो उनके पास जो यूनिट्स पड़े होंगे वो होंगे 17,500। तो आप समझ लें कि ये बिगिनिंग इन्वेंट्री है। एंड इट हैज अ पॉलिसी ऑफ कैरिंग एन एंड ऑफ मंथ इन्वेंट्री ऑफ 100% ऑफ द फॉलोइंग मंथ। वो अब उनकी पॉलिसी क्या है कि अगले महीने की जो सेल थी, जैसे जनवरी में जो इन्वेंट्री उनकी एंडिंग इन्वेंट्री होगी वो क्या होगी कि फरवरी सेल की सेल का 100%, और फिर जो अगला महीना होगा उससे भी अगला वो होगा मार्च, और उसका 50%। चूंकि हमने कैलकुलेशन तो करनी है इन 3 महीनों की, लेकिन ये 2 महीनों की एडिशनल इंफॉर्मेशन सिर्फ इसी वजह से दी गई है ताकि हम ये वाली कैलकुलेशन कर सकें। तो पॉलिसी क्या है कंपनी की कि वो जहां पे भी एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे जिस मंथ में, उससे अगले महीने का 100% प्लस उससे अगले महीने का सेकंड फॉलोइंग मंथ का 50%, दोनों को प्लस करके एंडिंग इन्वेंट्री बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं इस प्रिंसिपल के तहत, इस पॉलिसी के तहत। तो आए हम अपने कैलकुलेशन करते हैं अपनी एंडिंग इन्वेंट्री के लिए। तो यहाँ पे हमने नंबर 1 किसके लिए करना है, जनवरी एंडिंग इन्वेंट्री, और फिर नंबर 2 करना है फरवरी एंडिंग इन्वेंट्री, और नंबर 3 करना है मार्च एंडिंग इन्वेंट्री। ओके, सबसे पहले हम जनवरी की बात कर लेते हैं। जनवरी में हमें जो एंडिंग इन्वेंट्री चाहिए वो फरवरी का 100% और मार्च का 50% ये चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं जी 14,000 मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस 7,000 मल्टीप्लाई बाय 50%। इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा जी 14,000 प्लस इन दोनों का किया तो ये आ जाएगा जी 3,500, और टोटल मेरे पास आ गई इन्वेंट्री जो मुझे यहाँ पे मेंटेन करनी है वो आ गई जी 17,500 की। तो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री लिख लूंगा 17,500 इन्वेंट्री मुझे मेंटेन करना है जनवरी के अंदर। ओके, फरवरी की बात कर लेते हैं। फरवरी में जो मुझे इन्वेंट्री चाहिए वो मार्च का 100% और अप्रैल में जो होगी उसका 50%। अब अप्रैल यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ, तो वो मेरे पास डेटा में मौजूद है, मेरे क्वेश्चंस में मौजूद है, मैं वहां से देख लूंगा। तो मैं ये कहता हूं कि ये 7,000 का 100% प्लस जो अप्रैल की है वो मैं आपको दिखाता हूं जी कि वो कितनी है। तो अप्रैल की सेल्स है हमारे पास 8,000। आप जरा गौर करें, ये अप्रैल की सेल जो है वो हमारे पास क्या है 8,000 है। तो मैं 8,000 का 50% ले लूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेशन को शो करता हूं, दैट इज 8,000 मल्टीप्लाई बाय 50%। तो ये बराबर आ जाएगा मेरे पास, ये 7,000 ही आ गया प्लस इसका 50% 4,000 आ गया। इन दोनों को मैंने टोटल किया तो ये 11,000 आ गया। तो ये मैं यहाँ पे लिख लूंगा 11,000। ओके, फिर उसके बाद मैं कहता हूं मार्च में मैं क्या करूंगा, अप्रैल का 100% और मई का 50%। अब अप्रैल में मेरे पास थी 8,000, उसका 100% प्लस अब मई में मैं देख लेता हूं कि वो कितना था। तो मई की भी जाके देखा तो मई की सेल्स भी कितनी है 8,000, इसका फिर मैंने 50% लेना है। तो मैं यहां पे जाके मई का 50% ले लेता हूं
8000 का ही मैं 50% लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 8000 प्लस इसका 50% लिया तो 4000 और बराबर आ गया जी ये 12000। तो इस तरीके से मेरे पास मार्च की भी एंडिंग इन्वेंट्री आ गई, दैट इज 12000। ओके, ये मैंने बेसिकली क्या किया है, एंडिंग इन्वेंट्री जो डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री थी और जो फॉर्मूला मुझे दिया गया था उसको यूज करके मैंने इसकी एंडिंग इन्वेंट्रीज की हर महीने की फिगर निकाल ली। अब क्वार्टर में मैं क्या लिखूंगा, तो क्वार्टर में याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी जो भी वीडियोस शेयर की हैं उसमें भी आप लोगों को बताया था कि जब आप एंडिंग इन्वेंट्री लिखेंगे तो एंड वाले मंथ की या एंड वाले क्वार्टर की जो भी फिगर होगी वो यहां पे आप लिख लोगे। जब इसको टोटल नहीं करना, माइंड इट, याद रखिएगा इसको टोटल नहीं करना, एंडिंग के लिए आखिरी वाले की फिगर लिख लेंगे और ओपनिंग के लिए पहले वाले की फिगर लिख लेंगे, बस इतना सा फर्क है। ओके, इसमें हम ये कहेंगे जी टोटल रिक्वायर्ड, कितने टोटल यूनिट्स रिक्वायर हैं इनको, यहां पे मैं कर लेता हूं जी आ जाएगी 27500, इसको किया तो ये आ गया जी 25000, इसको किया तो ये आ जाएगी 19000 और इन दोनों को मैंने किया तो ये आ गया जी मेरे पास जो है वो 43000। ओके, इन सबको मैंने प्लस कर लिया इनको इस तरीके से, तो ये मेरे पास 43000 आ गया। अब इसमें से मैंने आखिरी एडजस्टमेंट जो करनी है वो लेस है जी बिगिनिंग इन्वेंट्री। अब बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या है, ये मेरे जनवरी में क्या होगी, जो पिछले दिसंबर की एंडिंग थी वो जनवरी में ओपनिंग हो जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन उसने मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, तो मैं उसको देख लेता हूं। उसने कहा जी 31 दिसंबर 2014 जो पिछला साल खत्म हो रहा है उसमें उसके पास इन्वेंट्री थी 17500, तो ये जनवरी 2015 की ओपनिंग हो जाएगी। तो मैं इस फैक्ट को उसके अंदर लिख लेता हूं। तो यहां पे मैं लिखता हूं जी ओपनिंग बिगिनिंग इन्वेंट्री थी 17500 जो कि मुझे मेरे क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें ओपनिंग क्या होगी, तो बिल्कुल उसी प्रिंसिपल के तहत कि जो पिछले महीने की क्लोजिंग है वो अगले महीने की ओपनिंग बन जाती है। तो इसको मैं इधर ले लूंगा, इसको मैं इसी वाली फिगर को यहां पे ले आऊंगा, 17500 मैं यहां पे माइनस कर दूंगा, ये माइनस होने हैं सारे क्योंकि ये लेस हो रही है। यहां पे मैं क्या करूंगा, इस वाली फिगर को यहां पे ले आऊंगा, ये दैट इज 11000, ये मैं यहां पे माइनस करूंगा। अच्छा, अब ये वाली फिगर इधर नहीं लानी, ऐसे नहीं करना, ये गलत है। पहले वाली फिगर जो होती है ना, जो मैंने आपसे कहा था ओपनिंग में पहले वाली फिगर लेनी है, तो यहां पे पहले वाली फिगर है 17500, इसको आप माइनस करोगे। ये इसकी लॉजिक मैंने बड़ी डिटेल में समझाई हुई है, पिछली वीडियोस के अंदर भी आप उनको देख सकते हैं। जब हम लोग इन्वेंट्री बजट या परचेज बजट बना रहे हैं और उसमें हम लोग एंडिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री की जब एडजस्टमेंट करते हैं तो क्वार्टरली या ईयरली फिगर के अंदर कौन सी फिगर्स लेके आते हैं, एंडिंग के तौर पे आखिरी वाले मंथ की या आखिरी वाले क्वार्टर की, और ओपनिंग के तौर पे पहले वाले मंथ की या पहले वाले क्वार्टर की फिगर को हम लोग ईयरली कॉलम के अंदर या टोटल वाले कॉलम के अंदर लेके चलेंगे। अब हम लोग इसको जब हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, इनको जब हमने किया तो ये हमारे पास आ गया जी, इसमें हमें चाहिए यूनिट्स टू प्रोड्यूस के कितने यूनिट बनाना पड़ेंगे, 10000। इसको जब हम लोगों ने किया तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 7500 यूनिट्स। हमने 25000 में से 17500 को माइनस किया तो 7500, 19 में से 11000 को माइनस किया तो आ गया जी 8000, और जब हमने टोटल को इस तरह से माइनस किया या इन सब का टोटल किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 25500 यूनिट उनको क्वार्टरली बनाना पड़ेंगे। सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर प्रोडक्शन बजट। अब आपके क्वेश्चन में उन्होंने कहा जी प्रोडक्शन के साथ ही आप इसका जो है वो लेबर बजट भी बना लें, लेकिन चूंकि हमारे पास जगह कम है हम अगले वाले पेज के ऊपर इसका जो है वो लेबर बजट भी बनाने की
कोशिश करते हैं और हम लोग उसको उस तरीके से लेके चलेंगे। ओके, द लॉजिक behind using ending month inventory figure in total when ending inventory and first month figure in case of opening inventory. Okay, so basically when we started the month of January, it starts from 1st January to 31st January, from to 31st January, first month. Second month was 1st February and ends on 28th or 29th February. Third month is March, that starts from 1st March and ends on 31st March. Here is basically the case. अब आप जरा नोट करें कि महीना कहां से, जनवरी स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से और एंड 31 जनवरी पे, और मार्च स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से और एंड हो रहा है 31 मार्च पे। जब अब हम क्वार्टर की बात कर लेते हैं। क्वार्टर जो है वो जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर जो है वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और एंड होता है 31 मार्च पे। क्वार्टरली की जब बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे एंड होता है। जब हम इन्वेंट्री की रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो इन्वेंट्री रिपोर्ट चूंकि ये एक एसेट होता है और बैलेंस शीट की आइटम है, तो इसलिए इन्वेंट्री एट सम स्पेसिफिक डे होती है। किसी खास दिन के ऊपर हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है ये उसकी बात हो रही होती है। तो हमने ये कहा कि 1 जनवरी को जो इन्वेंट्री होगी वो ओपनिंग होगी और 31 जनवरी को जो एंट्री होगी जनवरी के लिए वो जनवरी की एंडिंग होगी, फरवरी के लिए भी इसी तरह से और मार्च के लिए भी इसी तरह से। लेकिन अगर इन तीनों पीरियड्स को मैं कंबाइन कर लेता हूं और इसका टोटल इंपैक्ट देखता हूं तो इसका जो क्वार्टर शुरू हो रहा है वो है 1 जनवरी को और खत्म हो रहा है 31 मार्च को। तो इसलिए क्वार्टर के लिए जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी वो होगी जो 1 जनवरी को थी और जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी वो होगी जो 31 मार्च को थी। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब आप एंडिंग इन्वेंट्री टोटल कॉलम में लिखें तो फिर ये वाली फिगर वहां पे लेके जाएं, बिकॉज ये दोनों डेट्स सेम हैं। एक स्पेसिफिक डेट पे इन्वेंट्री की कैलकुलेशन है तो इसलिए आप लोगों के लिए ये दोनों डेट्स सेम हैं। और जब मैं ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि पहले वाले मंथ या क्वार्टर की लिखें क्योंकि ये दोनों डेट्स सेम हैं। तो इसलिए जब आप क्वार्टर में अक्सर स्टूडेंट्स इसको टोटल कर देते हैं, वो टोटल नहीं करना है बल्कि जब आप टोटल का कॉलम बना रहे हो तो एंडिंग इन्वेंट्री के सूरत में आप आखिरी वाले महीने की या एंडिंग डेट के ऊपर जो इन्वेंट्री थी वो लिखेंगे और क्वार्टर की एंडिंग डेट 31 मार्च है और क्वार्टर की ओपनिंग डेट क्या है 1 जनवरी है। तो वहां पे फिर आप लोग ओपनिंग इन्वेंट्री को लिखने के लिए जो आपकी पहले मंथ की पहले दिन की इन्वेंट्री थी, जो स्टार्ट डेट थी, उसके ऊपर जो इन्वेंट्री थी वो वाली लिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको ये लॉजिक समझाने की कोशिश की है कि हम इन्वेंट्रीज को टोटल के कॉलम में किस तरीके से एडजस्ट करते हैं या ट्रीट करते हैं। होप सो कि आप इसको जो है वो समझ के होंगे और अपने क्वेश्चंस के अंदर इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। Let's move to our next part of the question.
जिसमें हमने अपना जो है वो इसी प्रोडक्शन बजट को यूज करके लेबर बजट बनाना है। तो उसके लिए लेबर बजट बनाने के लिए मैं आप लोगों के साथ जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको यूज करके हम लेबर बजट बनाएंगे। तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूं। कंपनी का नाम ऊपर लिखेंगे और फिर उसी तरीके से उसका पीरियड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर मंथ्स लिख देता हूं, मैं वो वाला 1 2 3 आप खुद कर लीजिएगा। सबसे पहले महीना है जी मार्च, फिर है जी सॉरी सबसे पहले महीना है जनवरी, फिर है जी फरवरी, और उसके बाद है जी मार्च, और फिर है जी एक क्वार्टर। ओके, अब सबसे पहले आपने जब लेबर बजट बनाना है तो लेबर बजट के लिए आपको यूनिट्स टू प्रोड्यूस बना चाहिए, यूनिट्स प्रोडक्शन चाहिए। जितने यूनिट आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं उसकी अमाउंट चाहिए। यूनिट्स टू प्रोड्यूस कितने हैं आपके, तो ये आपको मिलेंगे आपके प्रोडक्शन बजट से जो अभी हमने बनाया था। तो मैं उस पर चला जाता हूं। तो मैंने अभी प्रोडक्शन बजट में कहा कि जनवरी में मुझे 10,000 यूनिट, फरवरी में 7,500 यूनिट और मार्च में मुझे 8,000 यूनिट बनाने हैं। ये वाला फैक्ट जो है वो मैं उस में नोट कर लेता हूं। तो सबसे पहले मुझे 10,000 यूनिट चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे जो है वो 7,500 यूनिट्स चाहिए, फिर उसके बाद जो मुझे 8,000 यूनिट चाहिए, और यहाँ पे मुझे जो है वो फिर टोटल 25,500 यूनिट्स चाहिए पूरे क्वार्टर में। तो आप समझ लो कि ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, पिछला पार्ट या पिछला जो टेबल बनाया था प्रोडक्शन का, ये उसी की ही कंटिन्यूटी है। तो मैं इसको यहाँ पे फिगर को उस तरीके से लिख रहा हूं। अब नेक्स्ट जो है वो हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है पर यूनिट लेबर आवर्स के साथ, कि एक यूनिट को बनाने में कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू माय क्वेश्चन। तो मैं इसको देख लेता हूं कि वो कितने हैं। तो आप जरा देखें 2 2 1.5 1.5 एंड 1.5 ये गिवन है, इनको मैं यूज कर लेता हूं। ओके, यहाँ पे है जी 2 आवर्स, यहाँ पे भी 2 आवर्स, और यहाँ पे 1.5 आवर्स। चूंकि अगला क्वार्टर मुझे बनाना नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पे रहने दूंगा। और एवरेज में आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ये याद रखिएगा। इसको आप एवरेज नहीं कर सकते, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये आपको इंफॉर्मेशन चाहिए भी नहीं। यहाँ पे आप लिखोगे टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, कितने लेबर आवर्स रिक्वायर हैं आपको। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे जब आप लोग तो आ जाएगा जी 20,000, ये आ जाएगा जी 15,000, और ये आ जाएगा आपके पास 8,000 को जब आप 1.5 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा जी 12,000, और टोटल आपके पास आ जाएगा दैट इज यू मस्ट से 47,000। आप इन सब को जब आप टोटल करोगे, इन सब को 20,000 15,000 और 12,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 47,000। In this way we can prepare our budgeted hours required for our production, कि हमारी प्रोडक्शन में कितने आवर्स रिक्वायर हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इन आवर्स की अब कॉस्ट क्या होगी, तो वो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, वो हम लोग बारी बारी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है डायरेक्ट लेबर वेजेस कितने होंगे, वो उसका रेट दिया गया है। अब आप जरा गौर करें कि आपके पास जो डायरेक्ट लेबर आवर्स का वेज रेट दिया गया है वो जनवरी में 12, फरवरी में 12, मार्च में भी 12, लेकिन अप्रैल में जाके ये 13 हो रहा है। लेकिन चूंकि हमारा मंथ जो है वो तो सिर्फ मार्च तक कंसिडरेशन में है, हमने जो उस क्वार्टर को बनाना है वो मार्च तक है, इसलिए हम लोग इसको हर एक 12 ही कंसिडर करेंगे। तो ये हम लोग एट द रेट 12 कर लेते हैं। जब हमने हर एक फिगर को 12 के साथ सॉरी मल्टीप्लाई एट द रेट 12, एट द रेट 12 जब मैंने किया तो मैंने 20,000 ज़रब 12 करना है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, टोटल आवर्स जो है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा हर एक लेबर रेट के साथ। ओके, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 2,40,000 ये आ जाएगी जी डॉलर्स अमाउंट। ओके, क्योंकि ये $12 पर आवर है, पर आवर लिख लेता हूं इसको।
फिर यहां पे मैं करूंगा तो ये आ जाएगा जी मेरे पास $1,80,000 आ जाएंगे। इसको करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी $1,44,000 आ जाएंगे जब मैं 12,000 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब जब इनको सबको टोटल करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी 5,64,000, ये इनका टोटल आ जाएगा 2,40,000, 1,80,000 और 1,44,000 का टोटल आ जाएगा $5,64,000। तो ये हमारे पास टोटल डायरेक्ट वेजेस आ जाएंगे। अब ये डायरेक्ट वेजेस के साथ हमारे पास कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स भी हैं, कुछ कंपनसेशंस हैं, वो भी हम लोग डायरेक्ट लेबर के बजट के अंदर शामिल करेंगे क्योंकि वो भी तो हमें पे करना है। तो इसलिए हम लोग उसकी कैलकुलेशंस करने के लिए हम देखते हैं जी कि क्या क्या चीजें हैं। तो आप देखें जी, गौर करें, सबसे पहले हमें दिया गया है पेंशन कंट्रीब्यूशन, वो उसका रेट है 0.5 पर आवर। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं सबसे पहले जी। सबसे पहले जी पेंशन कंट्रीब्यूशन एट द रेट, ये है जी 0.5 पर आवर। 0.5 पर आवर पेंशन कंट्रीब्यूशन है। तो 20,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000, 15,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7,500, फिर उसके बाद 12,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज 6,000, और इन सब का जब आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा जी 23,500। तो ये टोटल आ जाएगा, ये डॉलर्स अमाउंट है, ये याद रखिएगा, ये सारे डॉलर्स अमाउंट है। मैंने एक फिगर के साथ डॉलर लिख दिया तो सारे नीचे फिर डॉलर ही आएंगे। इसके बाद सेकंड कैटेगरी जो है हमारी कंपनसेशन की, वो है वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस। तो कंपनसेशन इंश्योरेंस है, तो हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका रेट है 0.2 पर आवर। तो ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, क्या है जी, कंपनसेशन इंश्योरेंस एट द रेट 0.2 पर आवर। ओके, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 4,000। फिर उसके बाद 15,000 ज़रब करेंगे 0.2 के साथ तो ये आ जाएगा जी 3,000। फिर 12,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.2 के साथ तो ये आ जाएगा जी 2,400, और इन सब को आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा जी 9,400 टोटल आ जाएगा कंपनसेशन इंश्योरेंस की मद में। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एम्प्लॉय मेडिकल इंश्योरेंस एट द रेट 0.3 पर आवर। मेडिकल इंश्योरेंस है 0.3 पर आवर के लिहाज से हम अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस एट द रेट 0.3 पर आवर। ओके, 20,000 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6,000। 15,000 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,500। 12,000 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3,600, और इन सब का जब आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा जी 14,100, इन सब का टोटल। अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या कंपनसेशन है। सोशल सिक्योरिटी टैक्स है। जनवरी 1, 2015 से जो सोशल सिक्योरिटी टैक्स है वो 7.5% लागू होगा एम्प्लॉयर के ऊपर भी और एम्प्लॉय के ऊपर भी। चूंकि हम लोग ये बजट एम्प्लॉयर का बना रहे तो इसलिए हम लोगों ने इस फिगर को 2 दफा नहीं कंसीडर करना, या टोटल करके 15% नहीं करना, बल्कि कितना करना है, हमने इसको 7.5% ही लेना है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर का खर्चा है वो सिर्फ 7.5% है, बाकी तो एम्प्लॉय की तनख्वाह से कटौती हो रही है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 7.5% लेना है उसके जो लेबर रेट है। तो लेबर रेट है हमारा 12, 12 और 12। अगर ये मुख्तलिफ होता तो हम हर एक महीने में 7.5% उन सब का ले लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक ही रेट है तो इसलिए हम लोग इसका 7.5% ले लेंगे।
और उसको कैलकुलेट हम कर लेंगे। तो मैं इसकी भी कैलकुलेशन आपके सामने शो करता हूं। यहां पे हम लोग ये देखते हैं जी, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी है 7.5% मल्टीप्लाई बाय 12, जो भी पर आवर रेट है उसका, ये बराबर बन जाएगा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.9 पर आवर। जब आप 0.9 पर आवर से मल्टीप्लाई करोगे 20,000 को, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9 तो ये आ जाएगा 18,000। फिर 15,000 को 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा जी 13,500। और जब आप 12,000 को मल्टीप्लाई करोगे 0.9 के साथ तो ये आ जाएगा जी 10,800। और जब इन सब का टोटल करोगे आप तो ये आ जाएगा जी 42,300 की फिगर आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास ये तमाम जो कंपनसेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी। और वो ये कहता है जी ये सारे के सारे जो खर्चे हैं ये भी डायरेक्ट लेबर का ही पार्ट बनते हैं, ये आप इनडायरेक्ट लेबर में चार्ज नहीं करेंगे। उसने क्वेश्चन में फैक्ट बताया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लेबर का पार्ट बनाएंगे और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में शामिल करेंगे। अब हम कर लेते हैं जी टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है। टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अब इन सब को अब आप जब आप टोटल करोगे, जब हमने इन सब का टोटल किया तो ये बना जी 2,78,000, $2,78,000। ये इसकी किस महीने का आएगा जी, जनवरी के महीने में उसकी टोटल लेबर लगेगी 2,78,000। फरवरी के महीने में ये लगेगी जी 2,08,500। इन सब का टोटल जो आएगा, ये मैंने ऑलरेडी इनके टोटल्स कुछ करके रखे हुए हैं सॉल्यूशन, और इन सब का अगर आप टोटल करोगे तो इसका है 1,66,800 का इसका टोटल आ जाएगा। ये डॉलर अमाउंट है। और इन सब का जब आप टोटल करोगे या इस साइड में का भी जब टोटल करोगे तो ये आ जाएगा जी 6,53,300। This is the total labor cost which would be required for next quarter, first quarter of 2015। जनवरी फरवरी मार्च में आपकी कितनी लेबर कॉस्ट आएगी ये हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो कि आप लोग जो है वो इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से या इन कैलकुलेशंस को अच्छे तरीके से समझ के होंगे, और आप लोग जो है वो अब लेबर बजट तक जो है वो ऑपरेटिंग बजट बनाना सीख के होंगे। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसके जो है वो फर्दर जो भी क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर छोटे छोटे से एक्सरसाइजेस या प्रॉब्लम्स उनको आप करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको मजीद इसके ऊपर जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप इसको अच्छे तरीके से मजीद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और आप लोग जो है वो इसको इन तमाम चीजों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा वीडियो की सूरत में, वो आप लोग इसको जो है वो दोबारा से देख के भी इसको कर सकते हैं, और आपकी जो असाइनमेंट्स हैं या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने में आपकी मदद दे सकती है। थैंक यू सो मच।